नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर मोटिवेशनल स्पीकर। आज अपने बीएसटीसी के जो एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपनी हिंदी का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी का अपना पहला टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला के बारे में आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्णमाला, माला, देखो माला और वर्ण दोनों को अगर अपनी अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा। वर्ण, ठीक है, वर्ण की जो माला है, ठीक है, वर्णों का जो समूह है, क्रमबद्ध समूह है, उसी को अपने क्या बोल दिया, वर्णमाला बोल दिया। अब वर्ण कितने होते हैं, पहली बात आती है वर्ण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो वर्ण अपने टोटल होते हैं 44। कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण होते हैं 44। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया स्वर, दूसरा भाग हो गया व्यंजन। दो भागों में बांट दिया इसको। पहला क्या हो गया स्वर, दूसरा क्या हो गया व्यंजन। देखो स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं अपने 11। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अपने यहाँ पर होंगे ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल होंगे 11। ये अपने क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि जो ए से लेकर के अह तक होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अनुस्वार। ठीक है, क्या है, अनुस्वार है, जिसको अपने स्वर के अंदर नहीं गिनेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है अह, इसका मतलब क्या है विसर्ग। और विसर्ग को जो अपने पढ़ते हैं तो है की ध्वनि होगी, उसको है माना जाता है, जैसे संस्कृत के अंदर होता है इसका ज्यादा उपयोग। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन होते हैं टोटल 33, क्योंकि देखो 44 तो कुल है, 44 में से 11 स्वर हो गए, तो पीछे कितने रह गए, 33 रह गए। ये होते हैं, इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर पहले आता है क वर्ग आता है, फिर आता है च वर्ग, फिर ट वर्ग, और फिर त वर्ग, उसके बाद में आता है प वर्ग, फिर इसमें इसके अंदर आएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, इसके बाद में उत्सव व्यंजन, उत्सव व्यंजन, और कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन। कुछ क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है जिसके अंदर दो व्यंजनों का मेल होता है। ठीक, और दो व्यंजन मिलकर के एक व्यंजन का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए कै वर्ग अगर अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कै च टे ते पै, ये हो गए। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, सबसे बड़ी बात है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये तो वो वर्ण होते हैं या वो व्यंजन होते हैं जो ना स्वर और नहीं क्या है व्यंजन है, मतलब क्या है, ये बीच की स्थिति में रहते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कौन से हो गए, जैसे देखो ये होते हैं ये, रे, ले, वे, चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में चार होंगे, कौन कौन से होंगे, ये, रे, ले, वे। उसके बाद में देखिए उत्सम व्यंजन। उत्सम व्यंजन के अंदर आता है अपने से, शे, से और है, ये उत्सम व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे अपने, एक तो होता है अक्षय। ठीक है, ये किससे मिलकर के बनता है, ये बनता है आधा क प्लस में आधा से और प्लस में ए अनार, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, अक्षय बनाते हैं, या अक्षय बोलते हैं जिसको। अब देखो बीएसटीसी 2018 के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था संयुक्त व्यंजन, और बीएसटीसी के जो एग्जाम है 2008 से लेकर के 2012 तक के जो एग्जाम है उनके अंदर भी वर्णमाला के क्वेश्चन आते थे।
लेकिन अब पीछे जो पेपर है, कुछ 3 या 4 साल पीछे के पेपर या एग्जाम को अपने देखा है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, क्योंकि 2008 से लेकर के 2012 तक जो एग्जाम लिया गया था, या पहले जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती थी वो थी कोटा यूनिवर्सिटी, जो इस साल क्या एग्जाम करवा रही है। तो हो ना हो सकता है वो इस बार बनने वाला का कोई ना कोई क्वेश्चन डाल दे, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार। बाकी इसमें से कोई प्रश्न नहीं है, 2021 का पेपर उठा लो, 2022 का पेपर उठा लो, 2023, 2024, 2024 का तो होना है, लेकिन 2023 तक कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं पुट अप हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार इसको छोड़ देंगे अपने, नहीं, इसको पढ़ना है। बहुत सारे जगह पर क्या होता है, बहुत सारी कोचिंगों में ऐसा ही है कि इस टॉपिक को क्या छुड़ा दिया जाता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, इस बार इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, संभावना पूरी है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, त्रय। त्रय किससे मिलकर के बना होता है, त्रय बना होता है आधा तय प्लस में आधा तय प्लस में आधा रय प्लस में त्रय बना है, ठीक है। इसके बाद में गै। गै किससे मिलकर के बना है, गै बना है आधा जय और आधा ए और आधा कंप्लीट, ठीक है, इससे ये गै बना है। अब चौथा कौन सा होता है, 4 होती है, चौथा होता है अपने श्रेय बोलते हैं, जिसको श्रीमती या श्रीमान लिखते हैं ना, ये। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है से प्लस में होता है रे और प्लस में एम, ये मिलकर के श्रेय बनाते हैं। अब बात आती है इस गे की। गे को अपने बोलते कैसे, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, गे को अपने कैसे बोलते हैं, गे ये, मतलब आधा ग और पूरा ये से इसको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, इसको पुकारते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए इसका अब जो नया रूप है वो ये है, ये प्लस में है, ये नया रूप है इसका, ठीक। अब वो आपके ऑप्शन पर आधारित होगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये दिया है तो आप इसको सही करोगे, गैप पूछता है तो, अगर ये दिया तो आप इसको सही करो, ठीक। इसके बाद में ये जो स्वर और व्यंजन है, इसको अपने उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, तो इनकी ध्वनि अपने शरीर के विभिन्न अंगों से, मतलब जैसे मान लो कंठ से, ठीक, तालू से, दांत से, जीभ से, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो ध्वनि है वो इस प्रकार निकलती है। अब देखिए जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो क्या है, सीधा ही कंठ से उत्पन्न हो रहा है ना, बीच में जीभ आ रही है ना, तालु के टच हो रही है जीभ, ठीक है। क्या मतलब सीधा क्या है, कंठ से उत्पन्न हो रहा है। तो अपने इनकी ध्वनियों को भी देखेंगे, ठीक है, कौन सा अंग इसमें काम आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इतना समझना जरूरी है, कुल वर्ण कितने हैं, 44 है, स्वर कितने 11 है, व्यंजन कितने हैं 33 हो गए, ठीक है। जो स्वर है, अब इस स्वर में देखिए, स्वर के अंदर दीर्घ और लघु, दीर्घ और लघु स्वर भी होते हैं। देखो दीर्घ के अंदर पहले लघु की बात करते हैं, लघु के अंदर कौन से आएंगे, ए आएगा एक तो, ठीक, इसके बाद में ई, उसके बाद में छोटा ऊ, ठीक है, ये आएंगे, और इसके बाद में ऋषि, इतने ही होते हैं। अब देखो दीर्घ की बात करें अपनी, दीर्घ की बात करें तो आम आ जाएगा, ई खा जाएगी, ऊ ऊन, प्लस में इसके साथ में आएगा ए, ऐ, ओ, औ, ये किस में आएंगे, दीर्घ में है, ठीक। अब देखिए व्यंजन को अपने देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, इनका वर्गीकरण करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, कि इनका उच्चारण किस प्रकार होता है। देखिए उच्चारण स्थान, इनके पहले उच्चारण स्थान लिख रहा हूं मैं। एक तो होता है कंठ, कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है। एक होता है तालु,
ठीक। एक होता है ठीक, उसके बाद में है दांत, फिर होता है ओष्ठ मतलब होठ, ठीक। उसके बाद में उच्चारण स्थान है कंठ व तालु दोनों मिलकर के, कंठ व तालु। उसके बाद में कंठ, दांत व ओष्ठ, दांत व ओष्ठ दोनों। उसके बाद में कंठ और दांत या कंठ और ओष्ठ, कंठ व ओष्ठ। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, सबसे पहले अपने जब वर्णमाला या स्वर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वर्णमाला स्टार्ट करते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, व्यंजन की बात करें तो क्या आता है, व्यंजन के अंदर सबसे पहले आता है कैब, क्या आता है, कैबर, ठीक है। अगर अपने स्वर की बात करें तो क्या आएगा, अनार, आन, ये दोनों किस में आ जाएंगे, कंठ के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में इसके साथ में आपको लेना है जो अपना क्या है, इसको अपने उस व्यंजन में रखा था ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे, और साथ में क्या आता है विसर्ग, क्योंकि है की ध्वनि भी किससे ली गई है, विसर्ग से, विसर्ग की ध्वनि है ही है। उसके बाद में देखिए और क्या आएगा, इसमें इतना ही आएगा। अब आगे बात करते हैं तालु की, ठीक है। तालु के अंदर देखो कै वर्ग आ गया, तो च वर्ग लिख दो, वर्ग पहले लिख दो, सभी में वर्ग एक साथ में लिख दो, ठीक है। च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, फिर त वर्ग, और फिर पै वर्ग। देखो वर्ग का काम हो गया, ठीक है, मतलब व्यंजन है उनका काम हो गया। देखो सबसे पहले क्या है, कंठ, कैसे कंठ, कै वर्ग आ जाएगा, ठीक है। कंठ के बाद में देखो अपने उच्चारण स्थान से लेते हैं, सबसे पहले क्या है कंठ, ठीक। कंठ के बाद में तालु आएगा, ठीक है, तालु के अंदर क्या आ जाएगा, च वर्ग आ जाएगा। तालु से आगे चलेंगे तो ये मूर्धन, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है देखो अपना जो जीभ का नुकीला भाग होता है ना, ये जीभ है, जैसे जीभ है, इसका जो नुकीला भाग है, ये और तालु के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है, लेकिन इसका भी पूरा पूरा सहयोग होता है इस उच्चारण में। जैसे टै बोलो, टै बोलोगे आपको पता चलेगा जीभ है वो पलटी लगा रही है, ठीक है ना, जीभ है वो पलटी खा रही है, ठीक है, तो इसका महत्व यहाँ पर है, ठीक। तो ये आ जाएगा टै वर्ग में। फिर आता है दांत, ठीक है, उसके बाद में आगे वाला जो अंग है वो कौन सा है, दांत है, ठीक है। फिर दांत के बाद में क्या है अपने होठ मतलब ओष्ठ, तो इनको इस प्रकार वर्ग लिख देंगे, लिख लिया। अब देखो अपने बात करते हैं स्वर की, स्वर में ए आ गया, अब क्या है ई और ई, ठीक। उसके बाद में याद रखना है कि ए आ ई, उसके बाद में री आएगा, ऊ मत कर देना, क्या आएगा, री आएगा, री ऋषि आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए उसके बाद में ऊ और ऊ, ठीक। बाकी में, बाकी में पैर इसमें पोस्ट के अंदर कुछ नहीं आएगा स्वर में, इसको आप खाली छोड़ देना। उसमें कंठ व तालु है, कंठ व तालु में आप क्या करोगे, कंठ व तालु में आएगा ए ऐ, सॉरी, ए और ए। उसके बाद में ध्यान रखना है दांत व ओष्ठ के अंदर कोई भी स्वर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा, अंतस्थ व्यंजन का कौन सा आएगा, वह आएगा, ठीक। अब उसके बाद में कंठ व ओष्ठ के अंदर कौन सा आएगा, ओ और औ। अब ये आपका स्वर का भी काम हो गया, ठीक है। अब रहे कौन से हैं, अब रहे एक तो अंतस्थ व्यंजन रहे, एक उत्सम व्यंजन रहे। अंतस्थ व्यंजन देखो सबसे पहले इसके अंदर है आ गया, मतलब उत्सम आ गया, तो यहाँ पर अंतस्थ नहीं, मतलब पहले के अंदर कोई अंतस्थ नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, उत्सम व्यंजन आएगा। उसके बाद में देखिए यहां से स्टार्ट करो, ये रे ले, वह तो आ ही गया, वह तो आ ही गया, ठीक है। अब बात आती है उत्सम व्यंजन की, उत्सम व्यंजन में देखिए सबसे पहले यहां पर आएगा से, ठीक। उसके बाद में से, श, ठीक है। अब इसको याद करने का आसान सा तरीका यही है कि इनको क्रम वाइज लिख लो, क्रम में लिख लिया आपने, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दांत, फिर ओष्ठ, फिर कंठ व तालु, उसके बाद दांत व ओष्ठ, कंठ व ओष्ठ। अब इनको क्रम वाइज लिख दो, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ठीक है।
अब उसके बाद में आपको लिखना है सवर। सवर देखो सबसे पहले दो के जोड़े लेकर के चलेंगे अपने, ठीक है। सबसे पहले दो, ए और आ, उसके बाद नीचे वाले में ई और ई, फिर उसके बाद में री ऋषि, ये ध्यान देने वाला है, ठीक है ना, इसमें री ऋषि रखना है। उसके बाद है ऊ और ऊ, ठीक है। फिर उसके बाद में एक छोड़ना है अपने को, ओष्ठ वाला छोड़ देना। ओष्ठ में सिर्फ क्या आएगा, पैवृग आएगा, पैवृग के अलावा ओष्ठ में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद में कंठ व तालु में क्या आ जाएगा, कंठ व तालु में आएगा ए और ऐ, दो ही आएंगे कंठ व तालु में, ठीक है। और दांत व ओष्ठ में क्या आ जाएगा, दांत और ओष्ठ में सिर्फ एक ही आएगा, क्या आएगा, वह आएगा जो किससे संबंधित है, जो कि अंतस्थ व्यंजन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में कंठ व ओष्ठ में ध्यान रखना है, ओ और औ आएगा, ठीक। उसके बाद में अपने बात करते हैं क्या रह गया, अंतस्थ व्यंजन का एक या तीन और रहेगी, उनको देखो, इसको छोड़ देना, बाकी में य रे ल। फिर उसके बाद रहता है उत्सम व्यंजन। उत्सम व्यंजन में देखना, उत्सम व्यंजन में पहले में विसर्ग आ गया, कुछ नहीं लिखेंगे, अपने दूसरे में देखो स, ठीक है। अपने उच्चारण स्थान से संबंधित इन व्यंजनों का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया है। प्रश्न इतने में से ही बनेगा, ठीक है। या तो हाँ, एक प्रश्न जो 2018 के अंदर पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था, हिंदी को भारत की राजभाषा, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया। देखो घोषित किया गया इसको 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को। ये एक ही साल, मतलब एक ही वर्ष पूछा गया था, कब, 2018 के अंदर। और 2018 में जो बीएसटीसी का जो पेपर है उसको देखना, उसके अंदर सारा पैटर्न ही नया था। जीके का पैटर्न देखोगे आप, उसमें भी नया था, ठीक है। जैसे पहली राजस्थानी फिल्म कौन सी थी, ठीक है। और हिंदी का भी पैटर्न क्या था, अलग था। अब बात रहती है बच्चों की कि हम कौन सी गाइड में से पढ़े, कौन सी किताब में से पढ़े, क्योंकि अपने अगर अलग अलग गाइड उठाएंगे, जैसे चैप्टर की बात कर ले, लक्ष्य की बात कर ले, ठीक है, तो इनके अंदर विलोम शब्द वगैरह बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, 3000 4000 प्लस में दिए हुए हैं। इतने विलोम शब्द, प्रायवाची, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये अपने याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए अपने 9वीं से लेकर के 12वीं तक की एक व्याकरण की बुक लगती है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। उस बुक का नाम है, उस बुक का नाम है रचना प्रबोध, ठीक है। हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध है, इसको आप परचेज कर सकते हो बुक डिपो के पास में। अगर आपको पुराना एडिशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नया वाला मिलता है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग हो गई है, ठीक है। इसके अंदर है जो भी उदाहरण आपके दिए हैं वो पेपर में पीछे, जो भी आप एलडीसी का उठा लो चाहे किसी का उठा लो, इसी में से पुटअप होते हैं प्रश्न, ठीक है। तो आप कम समय, 10 दिन का समय, इसीलिए आप इस बुक को क्या आसानी से पढ़ सकती हो, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल से ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 50 या 60 विलोम शब्द हो सकते हैं, जो आप एक दिन में रीडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। आप इस बुक से हिंदी की तैयारी करो, ठीक, 30 में से 30% आपके सही होंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।